नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना संजय रजराज रौनक पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय बैराथल कला एवं खींवसर से आपके सामने उपस्थित हूँ आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद रौनक पर। फिजिक्स हम पढ़ रहे थे और फिजिक्स में हमने पहले पार्ट विद्युत क्षेत्र कक्षा 12 के 2 भाग में हमने अब तक पढ़ लिया था। आज हम तीसरे भाग में और आगे पढ़ेंगे। तो चैनल की अपडेट से जुड़े रहने के लिए, लगातार वीडियो अपलोड की सूचना प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप बिना किसी रुकावट के फटाफट उसको पढ़ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं तीसरे भाग के इस आज वीडियो में। आज हम शुरुआत करते हैं पहले विद्युत द्विध्रुव से। विद्युत द्विध्रुव से कल हमने विद्युत बंधरेखाओं पर समाप्त किया था। आज हम शुरुआत करते हैं अगली हेडिंग विद्युत द्विध्रुव से। देखो, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो आवेश जिनका परिमाण समान हो परंतु विपरीत प्रकृति के हो, मतलब एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का है, तथा दोनों के मध्य की दूरी अत्यंत अल्प हो, दोनों के मध्य की दूरी अत्यंत अल्प हो, तो इस निकाय को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा बात को। दो आवेश जिनका परिमाण समान हो, विपरीत प्रकृति के हो तथा उनके मध्य की दूरी अत्यंत अल्प हो, तो इस निकाय को, इस दो आवेशों के समूह को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो ये मेरे पास एक आवेश है प्लस का क्यू और ये एक मेरा आवेश है माइनस का क्यू, और ये दूरी जो है मैंने मान ली दोनों के बीच कितनी है? 2a है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2a है, जो कि बहुत अल्प है, बहुत ही कम है। तो ये जो निकाय है एक साथ क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। तो देखो, विद्युत द्विध्रुव की भाषा में क्या लिखा? वे दो आवेश जिनका परिमाण समान, इसका परिमाण भी q, इसका परिमाण भी q, लेकिन इनकी प्रकृति विपरीत। प्रकृति मतलब ये प्लस का q और ये माइनस का q, और दोनों के बीच की दूरी मैंने मान लिया बहुत अल्प है। तो ये जो निकाय है ये क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। ठीक है, अगली परिभाषा नोट कीजिएगा, नाम है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इंपॉर्टेंट परिभाषा है, नोट कीजिएगा। विद्युत द्विध्रुव के आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। तो आओ गणितीय रूप से समझते हैं। हमने देखा विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जिनका परिमाण समान हो और प्रकृति कैसी हो? विपरीत हो। इनके मध्य की दूरी कितनी मान ली मैंने? 2a मान ली। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की परिभाषा क्या लिखी? विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, केवल परिमाण, किसी भी आवेश का ले लो, क्योंकि हमने पढ़ा था दोनों आवेशों का परिमाण कैसा होता है? एक समान होता है। तो किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों के मध्य की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो P का सूत्र क्या हो गया? P is equal to Q into 2a। P is equal to कितना हो गया? Q into 2a। ये होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। अगली बात आती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। तो मात्रक में देखो, P का मात्रक निकाला तो Q into 2a। Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और 2a दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो गया? कूलाम इनटू मीटर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम इनटू मीटर, और इसे एक और नाम से प्रदर्शित करते हैं, वो होता है dy। तो चाहे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम इनटू मीटर बोलो, चाहे तो dy बोलो, बात एक ही होती है। उसके बाद में नोट करने वाली बात यह है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है।
कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। सदिश राशि होती है तो इसकी क्या है? दिशा भी होती है। और ध्यान रखना कि इसकी जो दिशा है ऋणावेश अर्थात माइनस क्यू से धनावेश अर्थात प्लस क्यू की ओर होती है। नोट याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछ जा चुकी है। विद्युत आघूर्ण को परिभाषित करते हुए इसकी दिशा या मात्रक लिखिए। तो विद्युत आघूर्ण की परिभाषा क्या? विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रक कूलम्ब इंटू मीटर अथवा डीवाई होता है और इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश अर्थात माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। ठीक है बेटा, नोट कर लिया। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं बट बोर्ड परीक्षा में पूछी जा चुकी है। अगली बात लिखिएगा, अगली परिभाषा लिखिएगा, नाम है ध्रुवीय अणु। दो प्रकार के अणु होते हैं, दोनों को एक साथ लिखिएगा, ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु। तो पहले ध्रुवीय अणु की परिभाषा सुनिए। वे अणु जिसमें धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र एक दूसरे के संपाती नहीं होते हैं। संपाती का मतलब बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर, संपाती नहीं होते मतलब धनावेश का केंद्र ऋणावेश उन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होती है। तो वो जो अणु है वो अणु कौन से अणु कहलाते हैं? ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। और जिन अणुओं में धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती होते, संपाती मतलब एक दूसरे से बिल्कुल टच, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर, जिनके मध्य धनावेश और ऋणावेश के बीच की दूरी कितनी होती है? 0 होती है, वो अणु कैसे कहलाते हैं? अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। ध्रुवीय अणु के उदाहरण की बात करें तो हमारे पास में है HCl, H2O आदि, और अध्रुवीय अणु की बात करें तो H2O2 आदि। ठीक है, जिसमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है तो वो कैसा है? ध्रुवीय अणु है। और इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं, एक दूसरे के ऊपर संपाती है तो ये अणु कौन सा कहलाएगा? अध्रुवीय अणु कहलाएगा। ठीक है, नोट की वजह बात लिखिएगा। अगली बात, एक वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर की क्वेश्चन के रूप में बहुत बार पूछ जाती है। इस बार में 4 नंबर के सवाल के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत द्विध्रुव के कारण, हेडिंग नोट कीजिएगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो दो स्थितियां होती हैं, एक होती है अक्षीय स्थिति, एक अक्षीय रेखा और एक निरक्षीय रेखा। हम पहले अक्षीय पढ़ते हैं उसके बाद में पढ़ेंगे निरक्षीय। तो पहले अक्षीय को देखते हैं क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये है हमारा प्लस क्यू चार्ज, ये है हमारा माइनस क्यू चार्ज। विद्युत ध्रुव बन गया, परिमाण समान, प्रकृति में विपरीत आवेश, और दोनों के मध्य की दूरी मैंने मान ली कितनी है? 2a। डायग्राम को बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है। प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2a, और मैंने मान लिया ये केंद्र है इसका O, केंद्र O है, ये बिंदु A भी है। तो OA के बीच ये मध्य बिंदु है, तो ये दूरी A, ये दूरी भी कितनी है? A। तो OA और OB दोनों डिस्टेंस किसके बराबर है? A के बराबर है। ये भी A, ये भी A, तभी जाकर पूरी क्या बनेगी? 2a। मुझे इस विद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत द्विध्रुव के केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, डायग्राम को समझ में आ गया। अब देखो डायग्राम में कुछ एक दो बातें और डिनोट कर रहा हूं मैं। ये पूरी डिस्टेंस है r और ये डिस्टेंस है कितनी? ये पूरी मैंने 2a बताई थी, तो ये अकेली कितनी होगी? मध्य बिंदु है तो a होगा, और ये भी कितनी होगी? a होगी।
तो मुझे ये डिस्टेंस पता करनी है, तो पूरी 2a ये r, इसमें से ये कम कर देंगे a, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी? r माइनस a। कोई दिक्कत? फिर देखिएगा ये पूरी डिस्टेंस है r, ये है a, तो इस इधर वाली निकालनी होगी, तो पूरी में से ये माइनस कर दें तो कितनी बचेगी? r माइनस a। अब यदि मुझे ये डिस्टेंस ज्ञात करनी हो a से p तक की, तो ये कितनी? r, और एक्स्ट्रा दूरी कितनी है? a, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी? r प्लस a। ठीक है, तो मैंने डिस्टेंस AP निकाल ली r प्लस a, और डिस्टेंस BP निकाल ली r माइनस a। डिस्टेंस में डायग्राम में किसी को दिक्कत हो तो बताइएगा जरूर। ठीक है, ये हो गया हमारा डायग्राम। अब इसके नीचे जो भाषा लिखेंगे वो मैं बोलता हूं, आप साथ साथ नोट कीजिएगा। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है, माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है, इसका मध्य बिंदु O है, इसका मध्य बिंदु O है। विद्युत द्विध्रुव के प्रत्येक आवेश का परिमाण, विद्युत द्विध्रुव के प्रत्येक आवेश का परिमाण Q तथा दोनों के मध्य की दूरी 2a है, तथा दोनों के मध्य की दूरी 2a है। इस विद्युत द्विध्रुव के कारण, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र O से, विद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित, स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस किस के कारण होगी? जितने भी आवेश हैं सब के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो आवेश एक तो बिंदु B पर है और एक बिंदु A पर है, तो एक आवेश B के कारण बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, और एक आवेश A के कारण बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। ठीक है, तो मैंने मान लिया प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, नोट कीजिएगा साथ साथ में, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तथा माइनस Q आवेश के कारण, तथा माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। प्लस Q के कारण मैंने मान लिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, और माइनस Q के कारण मैंने मान लिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E2 है। ठीक है, अब देखो हमने बात की थी कल कि पिछले वीडियो में बात की थी हमने, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से दूर होती है, तथा ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणावेश की ओर होती है। याद है ये बात कल वाली कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से दूर होती है, तथा ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणावेश की ओर होती है। तो हम E1 और E2 को डिनोट कर देते हैं। E1 है प्लस Q के कारण धनावेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से दूर की ओर होगी, तो ये इधर होगी धनावेश से दूर की ओर, तथा माइनस Q ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणावेश की ओर होती है, तो ये हो गई E2। ठीक है, E1 हो गई और E2 हो गई। कोई दिक्कत बेटा किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमने बात की आपकी, अब बिंदु P पर दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं आ गई। आता है बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता एक से अधिक यदि हो, तीव्रताएं हो, तो हमने पढ़ा था जो तीव्रता होती है वो उन शब्द के सदिश योग के बराबर होती है। तो E वेक्टर बराबर हो गया E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, दिशा से ही जोड़ना है। और यदि मैं इसमें केवल अदिश रूप में लिखूं, अदिश रूप में लिखूं, तो E बराबर कितना? A2 माइनस E1। माइनस क्यों किया? क्योंकि दोनों की दिशा कैसी है? विपरीत है। एक इस दिशा में है, एक इस दिशा में है, और जब विपरीत दिशा में होते हैं तो परिणाम में कैसे आता है? माइनस में आता है। E2 माइनस E1। मैंने यहाँ E2 माइनस E1 लिखा है, E1 माइनस E2 नहीं लिखा है। कारण क्या है? कारण यह है, मुझे पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कल हमने ऐसा पढ़ा था E = KQ/R²। E दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब दूरी कम तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। और दूरी कम किसकी है? माइनस Q की है, और माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E2 है। तो दूरी कम तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा, और दूरी ज्यादा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? कम होगी। तो E2 का मान ज्यादा होगा और E1 का मान कम होगा।
बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, किसी को दिक्कत हो तो बताइएगा जरूर। E2, अब हमें इस दोनों का मान लिखना है, E2 का मान लिखना है और E1 का मान लिखना है कि E2 का मान कितना होगा और E1 का मान कितना होगा। तो देखिए E2 क्या है, बिंदु आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और बिंदु आवेश है तो उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन उस आवेश की उस बिंदु से दूरी, और इस बार दूरी B और P के मध्य की दूरी कितनी है, BP का स्क्वायर माइनस E1 के कारण कितनी आएगी K इंटू Q अपॉन दूरी इस बार कितनी है A की P से AP का स्क्वायर। तो ये हो गया KQ अपॉन BP का स्क्वायर माइनस KQ अपॉन AP का स्क्वायर। कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा बेटा जरूर, ठीक है। बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है K इंटू आवेश अपॉन दूरी का स्क्वायर। आवेश का मान दोनों से QQ है तो KQ तो दोनों में आ गया, अपॉन B की दूरी P से BP है और A की P से दूरी कितनी है AP है, तो KQ अपॉन BP का स्क्वायर माइनस KQ अपॉन AP का स्क्वायर। अब BP और AP का मान अभी मैंने निकाला था, BP का मान R माइनस A और AP का मान R प्लस A, वो मान मैं यहाँ पर रख देता हूँ। उससे पहले मैंने जो KQ कॉमन दिख रहा है तो 1 अपॉन BP का मान कितना है R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। KQ 1 अपॉन R माइनस A का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का स्क्वायर। KQ एलसीएम लेंगे कितना आएगा R माइनस A का होल स्क्वायर इंटू R प्लस A का होल स्क्वायर। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, R प्लस A का होल स्क्वायर बचेगा माइनस, और यहाँ बचेगा R माइनस A का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत बढ़िया। KQ A प्लस B का होल स्क्वायर, R प्लस A का होल स्क्वायर मतलब R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA, तो ये बनेगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। और ये है, इसको मैंने स्क्वायर दोनों के हैं तो मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया R माइनस A R प्लस A और इस पूरे का होल स्क्वायर। स्क्वायर दोनों के था, मैंने ब्रैकेट को दोनों एक साथ लिख दिया और दोनों का पूरे का एक साथ स्क्वायर लगा दिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं है, बार बार कोशिश कीजिएगा, आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये नोट कर लीजिएगा बेटा यहाँ तक का, फिर मैं इस साइड वाले को रफ करता हूँ ताकि हम इस फॉर्मूले में और आगे बढ़ सकें। नोट कर लिया? बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। तो ये हो गया KQ। ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर वाले संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये बचेगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA। ये तो ऐसा का ऐसा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर वाले संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस का R स्क्वायर प्लस का 2RA माइनस का A स्क्वायर अपॉन A प्लस B इंटू A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये बनेगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये A प्लस B इंटू A माइनस B मैथमेटिक फॉर्मूला होता है, क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का, और यहाँ ये हो गया होल स्क्वायर। ये माइनस का R स्क्वायर, ये प्लस का स्क्वायर, ये प्लस का A स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर प्लस का 2RA प्लस का 2RA कितना बनेगा KQ, तो ऐसा का ऐसा, और ये बन गया 4 इंटू RA अपॉन में रह गया R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि R का मान कैपिटल A की तुलना में बहुत अधिक हो तो, मतलब A का मान मैंने बहुत छोटा मान लिया और R का मान उसकी तुलना में बहुत बड़ा मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर की तुलना में A स्क्वायर को, ऐसा हमने कैलकुलस में बहुत बार किया है, नगण्य मानने पर, तो A स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे। नगण्य मानने का मतलब कितना मान लेंगे, लगभग 0 मान लेंगे, तो ये कितना बन जाएगा KQ
4RA अपॉन 0 मान लेंगे तो आर स्क्वायर का स्क्वायर आर की पावर 4, एक आर से एक आर कटेगा तो ये बनेगा के क्यू इंटू 4A अपॉन आर क्यू, के क्यू अपॉन 4R क्यू। अब इसको लिखा मैंने k इंटू क्यू इंटू 2A इंटू 2, कुछ नहीं किया मैंने, 4 को 2 बार लिख दिया, एक तो 2 इंटू 2 अपॉन में कितना है आर क्यू। ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि 2k q इंटू 2a अभी हमने पढ़ा था p होता है और ये r क्यूब, तो ये आगे बिंदु p पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला 2kp अपॉन r क्यूब। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखिएगा। इसको सदिश रूप में भी लिख सकते हैं, सदिश रूप में लिखेंगे तो E वेक्टर इज इक्वल टू 2kp वेक्टर अपॉन r क्यूब। तो इस स्थिति में ये भी कहा जाता है, ये भी सिद्ध होता है कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही होती है, मतलब अक्षीय स्थिति में E वेक्टर और P वेक्टर की डायरेक्शन एक समान होती है। नोट कीजिएगा बेटा, कोई दिक्कत हो तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको एक बार दोबारा इसको समझा दिया जाएगा, लेकिन अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, नोट कीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए या किसी और तरीके से नोट कीजिए, बट नोट जरूर कीजिए, ठीक है। ये थी अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डायग्राम बनाया था, उसके बाद मैंने अपने शब्दों में लैंग्वेज बताई थी, वो आपको नोट करनी है और उसके बाद में ये डेरिवेशन आपको पूरा करना होता है, ठीक है। लिखिएगा अगली हेडिंग, लिखिएगा अगली हेडिंग, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय नहीं, इस बार कौन सी रेखा है, निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हेडिंग में नोट कर देता हूं, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर, अभी हमने बात की थी दो स्थितियां होती है विद्युत ध्रुव में, एक अक्षीय और एक निरक्षीय। निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो अक्षीय रेखा क्या थी, प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही कोई भी बिंदु लिया जाएगा वो उसके कहलाएगा अक्षीय बिंदु, और यदि ए और बी को मिलाने वाली रेखा के लंबवत रेखा पर कोई बिंदु लिया जाएगा वो उसे कहलाएगा निरक्षीय बिंदु। डायग्राम से समझते हैं, ये प्लस का क्यू, ये माइनस को माइनस का क्यू मान लेते हैं और इसको प्लस का क्यू मान लेते हैं, ये बिंदु ए, ये बिंदु बी। तो ए बी को मिलाने वाली इस रेखा पर कहीं पर भी कोई भी बिंदु रखा जाएगा, आगे बढ़ाने पर या पीछे बढ़ाने पर, वो तो उसकी कहलाएगी अक्षीय स्थिति। और यदि ये इसका मध्य बिंदु O है, इस मध्य बिंदु के लंबवत रेखा पर कोई बिंदु लिया जाएगा, जो मैंने बिंदु यहाँ मान लिया P है, तो ये बिंदु क्या कहलाएगा, इसका निरक्षीय बिंदु। तो इस निरक्षीय रेखा पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आते करनी है, तो इसके लिए मैंने मान लिया ये बिंदु A है और ये बिंदु भी कितना है, दूरी, सॉरी मान लिया ये दूरी A है, ये दूरी A, हमेशा 2A मानते हैं, तो ये भी पूरी A है, तो पूरी कितनी हो गई 2A। तो इस बार हमें इस निरक्षीय बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, नोट कीजिएगा पर लैंग्वेज की, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके प्रत्येक आवेश का परिमाण स्मॉल q है, जिसके प्रत्येक आवेश का परिमाण स्मॉल q है। इस विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O है, इस मध्य बिंदु O से निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है,
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब वापस यही काम करना है। यहाँ पर भी दो आवेश है, दोनों आवेशों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, दोनों को दिशा से डिनोट कर लेता हूं मैं। ये है धनावेश, और धनावेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से दूर की ओर होती है, तो इसको मैंने मान लिया ये हो गई E1। ये है ऋणावेश, ऋणावेश का इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणावेश की ओर होती है, तो इसको मैंने मान लिया E2। ये कौन थीटा हो, तो इन दोनों का जो परिणामी होगा E1 और E2 का वो ये होगा, और ये भी थीटा और ये भी थीटा होगा। ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है, अब हम E1 और E2 को घटकों में वियोजित कर देते हैं। घटकों में वियोजित करेंगे तो हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था, ये E1 है साइन थीटा होगा, और ये होगा E1 है कॉस थीटा। E1 साइन थीटा और E1 कॉस थीटा इधर है। ठीक है, इसी प्रकार E2 घटकों में विभाजित करेंगे तो ये होगा E2 साइन थीटा और ये होगा E2 कॉस थीटा। घटकों में विभाजित करना हमने कक्षा 11 में सीखा था, फिर भी कोई दिक्कत हो तो एक बार 11वीं क्लास को रिवाइज कीजिएगा, घटक हमें आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो हमने बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए दो मान आए हमारे पास में E1 और E2, और दोनों को हमने घटकों में वियोजित कर लिया। चित्र से हमें देखने पर स्पष्ट होता है, चित्र से देखने पर स्पष्ट होता है कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परिमाण में बराबर हैं और दिशा में एक दूसरे के विपरीत हैं, अतः एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। E1 sin थीटा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर और E2 sin थीटा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर विपरीत दिशा में है और परिमाण में बराबर है। अभी हम ज्ञात करेंगे कि E1 E2 बराबर कैसे हैं। तो E1 और E2 बराबर है तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा भी आपस में बराबर होंगे, तो परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होंगे, तो एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बचेगी केवल इस दिशा में प्लस से माइनस की ओर E1 cos थीटा E1 cos थीटा। तो टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर आ गई, EP आ गई E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि एक ही दिशा में है और जब एक ही दिशा में होते हैं तो परिणामी उनके योग के बराबर होता है। E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। अब चूंकि E1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, E2 के बराबर है। देखो कैसे बराबर है E1 E2 के, चूंकि बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितनी होती है, KQ/R²। यदि दोनों की दूरी बराबर हो जाए, मतलब AP और BP बराबर हो जाए, तो दूरी बराबर हो गई, आवेश बराबर है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बराबर होगी। दूरी में देखो ये दूरी A, ये दूरी A, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, तो दोनों का कर्ण कैसा होगा, बराबर होगा। और कर्ण का मान यदि मैं निकालूं तो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये दूरी R, ये A, तो ये दूरी कितनी आएगी, R² प्लस A², और ये दूरी भी कितनी आएगी, R² प्लस A² का अंडर रूट। तो दूरी बराबर है, आवेश का मान बराबर है, तो E1 और E2 भी बराबर होंगे। इसलिए AP बराबर कितना हो गया, E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, कितना हो गया, 2E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा। अब E1 का मान मैं लिख लेता हूं, E1 बराबर क्या होता है, KQ/R², और R का दूरी होती है, दूरी यहाँ पर कितनी है, BP का स्क्वायर, तो K इंटू Q, Q का मान कितना है, Q तो Q है, और BP का स्क्वायर, BP कितना है, R प्लस A का अंडर रूट, R प्लस A का अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, KQ/R² प्लस A²। ये किसका मान आ गया, E1 का मान आ गया। साथ साथ हमें यहाँ cos थीटा भी ज्ञात करना है, तो त्रिभुज कोई से त्रिभुज ले लो, चाहे त्रिभुज OAP ले लो, चाहे तो BOP ले लो, और cos थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो थीटा cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार, आधार कितना है, A है, और कर्ण कितना है, कर्ण ये है, R² प्लस A² का अंडर रूट, R² प्लस A² का अंडर रूट। यहाँ तक का नोट कीजिएगा बेटा, उसके बाद हम आगे इसको रख करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिया, नोट कर लिया।
तो आगे इसको बढ़ते हैं। कुछ नहीं था यहाँ पर घटकों में वियोजित किया तो sin थीटा परिमाण में बराबर दिशा में विपरीत एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। टोटल बच गए e1 cos थीटा और e1 e2 cos थीटा, दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों को मैंने जोड़ दिया। e1 और e2 का मान बराबर है तो कितना हो गया 2e1 cos थीटा। मुझे e1 का मान लिखना है और cos थीटा का मान लिखना है तो e होता है kq बटे r स्क्वायर। r का मान कितना है bp और bp समकोण त्रिभुज में ये आधार ये लंब तो कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का अंडर रूट होता है कर्ण का मान है। कर्ण का मान हो गया रूट अंडर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट और उसका स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो गए r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार a है कर्ण कितना है रूट अंडर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इस प्रकार मैंने इसको यहां पर लिख लिया। अब आगे देखते हैं। आगे देखने के लिए AP बराबर कितना हो गया, AP का मान 2 इंटू E1 का मान कितना है KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू cos थीटा का मान कितना है A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये कितना हो गया K इंटू Q इंटू 2A। इसकी घात कितनी है एक है, आधार संबंध होता तो घातें जुड़ जाती हैं तो ये हो गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की घात है 3/2 घात एक तो ये पूरी और अंडर रूट में मतलब घात कितनी होती है आधी और एक और आधी कितनी होती है 3/2। Q इंटू 2A क्या हो गया KP अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर है 3/2। यदि R स्क्वायर की तुलना में A स्क्वायर को नगण्य माना जाए, R स्क्वायर की तुलना में A स्क्वायर को नगण्य माना जाए तो नगण्य मान लेंगे मतलब क्या है A स्क्वायर का मान लगभग कितना मान लेंगे, लगभग हम 0 मान लेंगे और जब मान 0 मान लेंगे तो ये मान कितना हो जाएगा AP बराबर हो जाएगा KP अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/2 स्क्वायर और 1/2 कैंसिल होंगे KP अपॉन R क्यूब AP। और इसको सदिश रूप में लिखूंगा तो AP वेक्टर बराबर आएगा माइनस KP वेक्टर अपॉन R क्यूब। यहाँ पर देखो माइनस आया है, माइनस इसलिए आया है क्योंकि हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा आएगी वो अभी डायग्राम में भी मैं वापस से रिपीट करूं, छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में यहाँ बनाऊं तो ये था मेरा प्लस Q, ये था मेरा माइनस Q और परिणाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP इस दिशा में आएगी क्योंकि E1 cos थीटा भी इधर था, E2 cos थीटा भी इधर था तो टोटल इसी दिशा में आएगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो हो गई ये, लेकिन हम जानते हैं विद्युत विद्युत आघूर्ण की दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर, ऋणावेश धनावेश की ओर। तो विद्युत क्षेत्र इधर विद्युत विद्युत आघूर्ण इधर, तो दोनों दिशा कैसी है एक दूसरे के विपरीत है तो विपरीत दिशा को प्रदर्शित करने के लिए क्या लगा दिया यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। और साथ साथ हमें एक बात और दिखाई दे रही है कि निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय की तुलना में आधी होती है क्योंकि अक्षीय पर फॉर्मूला कितना आया था EP बराबर आया था 2KP अपॉन R क्यूब, वहां पर 2 गुना थी इसकी तो निरक्षीय पर अक्षीय की आधी होती है। इस प्रकार ये सवाल एक इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्षीय रेखा पर और निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तब आप सब लोगों को ये अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए क्योंकि इस पाठ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के रूप में 4 नंबर का सवाल बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिएगा, आपको वापस एक बार इसको समझा दिया जाएगा। तो आज की सभा को मैं यहीं समाप्त करता हूं, अगले भाग में हम इस पाठ को पूरा कर देंगे। तो अगले वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए, तुरंत अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्त जितने भी हैं उन सबको ये बात जरूर बोलिए कि सिलेबस स्टार्ट हो चुका है रोहन पब्लिक स्कूल बैराथल कला एंड फ्यूचर में। तो सबको अपडेट आगे आगे फॉरवर्ड कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि सब इस ऑनलाइन क्लास का वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।